जय हिंद। मैं दुर्गेश। स्वागत है आपका द जीएस रिसर्च सेंटर में। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के चौथे भाग यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। आप भारतीय संविधान पढ़ेंगे तो देखेंगे भारतीय संविधान के चौथे भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्राविधान किया गया है। इस राज्य के नीति निर्देशक तत्व को शॉर्ट फॉर्म में डीपीएसपी भी कहते हैं, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी कहते हैं। तो इस राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्राविधान अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्राविधान किया गया है। और ये जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, इस पे गांधी जी के विचारों का प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ा है, यानी गांधी जी के विचारों से प्रभावित है। यहाँ से प्रश्न भी पूछा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसके विचारों से प्रभावित है, तो गांधी जी के विचारों से प्रभावित है। और ये जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, ये वाद्य योग्य नहीं है, यानी नॉन जस्टिसिएबल है। नॉन जस्टिसिएबल यानी वाद्य योग्य उसको कहेंगे जो न्यायालय के द्वारा लागू न करवाया जा सके, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। ये राज्य की इच्छा के ऊपर निर्भर होता है कि राज्य उसको लागू करेगा कि नहीं लागू करेगा। और जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, ये सकारात्मक है, यानी पॉजिटिव है। तो देखेंगे 36 से 51 तक के सभी अनुच्छेदों के बारे में। तो आप पहला अनुच्छेद देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व का, अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। आप मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो उसमें अनुच्छेद 12 में भी राज्य की परिभाषा दी गई है। और यहाँ आगे देख रहे हैं अनुच्छेद 36 में भी पुनः राज्य की परिभाषा दी गई है और बताया गया है कि राज्य का तात्पर्य कुछ संस्थाओं से है, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, विधानमंडल। ये सब क्या हैं? राज्य हैं। इनको सबको क्या कहेंगे? राज्य कहेंगे। जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, केंद्रीय अधिकारी, कर्मचारी, ये सब राज्य हैं। इन सबको क्या कहा जाएगा? राज्य कहा जाएगा। राज्य का मतलब कोई भूखंड नहीं, कोई भूभाग नहीं। संविधान में जो परिभाषा दी गई है उसके अनुसार राज्य का मतलब केंद्रीय अधिकारी, कर्मचारी, राज्यपाल, राज्यों के मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब क्या हैं? ये सब राज्य हैं। और अनुच्छेद 37 देखेंगे तो अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी वाद्य योग्य नहीं होगा, यानी नॉन जस्टिसिएबल होगा, अर्थात ये न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करवाया जाएगा। और अनुच्छेद 38 देखेंगे, अगला अनुच्छेद 38 है। इसमें कहा गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। क्या राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा? इसका मतलब हुआ कि राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता का प्रयास करेगा। लोगों में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समानता आए। ये किस में कहा गया है? अनुच्छेद 38 में। अनुच्छेद 38 के दो भाग हैं, अनुच्छेद 38(1) और अनुच्छेद 38। देखिए, भारत के मूल संविधान में ये खंड नहीं था, जैसे 38(1), 38(2), 38(3) इस टाइप के खंड नहीं थे। वो मूल रूप से अनुच्छेद थे, जैसे अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से थे। लेकिन जब संविधान संशोधन करके बाद में कुछ प्राविधानों को जोड़ा गया तो मूल जो अनुच्छेद थे, जो मूल नंबर थे, मुख्य नंबर थे, उसको नहीं बढ़ाया गया बल्कि खंड के रूप में उसको जोड़ दिया गया। जैसे मूल क्या था? जब भारतीय संविधान निर्मित किया गया था तो भारत के मूल संविधान में अनुच्छेद 38 था, 38(1) नहीं था। तो उसमें यही कहा गया था कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करने का प्रयास करेगा। तो देखेंगे अनुच्छेद 38(2) में, अभी तक हमने 38(1) देखा कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा कौन? राज्य बनाने का प्रयास करेगा, यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का स्थापित करने का प्रयास करेगा 38(1) के तहत। और 38(2) में देखेंगे, इसमें कहा गया है कि राज्य अवसर और आय की समानता स्थापित करने का प्रयास करेगा। क्या? अवसर और आय।
दो चीज़ों की समानता स्थापित करने का प्रयास करेगा राज्य। और ये प्रावधान कब जोड़ा गया? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 38(2) को जोड़ा गया। 38(2) में क्या प्राविधान किया गया है कि राज्य आय तथा अवसर की असमानता को समाप्त करेगा, यानी राज्य आय और अवसर में समानता लाएगा। ये किस में कहा गया है? 38(2) में। और अगला अनुच्छेद देखेंगे, अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व, यानी कुछ ऐसे नीति निर्देशक तत्व जो राज्य को अनुसरण करने चाहिए, यानी राज्य उनका अनुसरण करके नीतियां बना सकती है। ये किस में कहा गया? अनुच्छेद 39 में बताया गया है कि कौन कौन से अनुसरणीय तथ्य हैं राज्य के लिए, कि कौन कौन चीज़, किन किन चीज़ों का अनुसरण करके राज्य पॉलिसी बना सकती है, नीतियां बना सकती हैं, विधि बना सकती है। और अनुच्छेद 39A देखेंगे। अनुच्छेद 39A में कहा गया है कि राज्य स्त्री और पुरुष दोनों को समान रूप से जीविकोपार्जन के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराएगा। किस लिए, किस उद्देश्य से उपलब्ध कराएगा पर्याप्त साधन? जीविकोपार्जन के उद्देश्य से समान रूप से स्त्री और पुरुष दोनों को समान रूप से जीविकोपार्जन के लिए पर्याप्त साधन राज्य उपलब्ध कराएगा। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 39A में कहा गया है ये चीज़। और अनुच्छेद 39B में देखेंगे, कहा गया है कि समुदाय के प्राकृतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा होना चाहिए जिससे सर्वसाधारण का हित हो सके, यानी जनता का हित हो सके। यानी जो प्राकृतिक संसाधनों का नियंत्रण और स्वामित्व होगा वो किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में नहीं होगा जिससे सर्वसाधारण का हित न हो, यानी ऐसे व्यक्ति के हाथ में होगी जिससे सबका हित हो सके, सबका भला हो सके। प्राकृतिक संसाधनों का नियंत्रण और स्वामित्व ऐसे व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए। ये किस में कहा गया? 39B में कहा गया है कि प्राकृतिक समुदाय के प्राकृतिक संसाधनों का नियंत्रण और स्वामित्व ऐसे व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए जिससे जनहित को लाभ हो, अधिकांश जनता को लाभ हो, यानी सर्वसाधारण का हित हो सके। और अनुच्छेद 39C में कहा गया है कि आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार से संचालित होनी चाहिए ताकि उत्पादन के संसाधनों का सर्वहित में, सर्वसाधारण के हित में प्रयोग हो सके। ये किस में कहा गया है? अनुच्छेद 39C में। यानी अर्थव्यवस्था इस प्रकार से, आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार से संचालित होनी चाहिए जिससे सर्वसाधारण का हित हो सके, उत्पादन के संसाधनों का सर्वसाधारण के हित में उपयोग हो सके, प्रयोग हो सके। ये किस में कहा गया है? अनुच्छेद 39C में कहा गया है। इसका मतलब ये है कि धन के समान रूप से वितरण की बात की गई है। धन के समान रूप से वितरण की बात किस में की गई है? अनुच्छेद 39C में। यानी आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार से संचालित होनी चाहिए जिससे सर्वसाधारण का हित हो, यानी उत्पादन के संसाधनों का सर्वसाधारण के हित में प्रयोग हो सके, यानी धन के वितरण की बात कर रहा है, धन के समान वितरण की बात कर रहा है। और प्रश्न यही पूछा भी जाता है कि किस अनुच्छेद में कहा गया है कि धन का समान वितरण किया जाए। तो धन के समान वितरण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 39C है। और अगला अनुच्छेद देखेंगे, अनुच्छेद 39D। अनुच्छेद 39D में कहा गया है कि स्त्री और पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, अनुच्छेद 39D। अनुच्छेद 39D में कहा गया है कि स्त्री और पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। यानी समान कार्य के लिए समान वेतन की बात किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 39D में की गई है। यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछता है, ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि समान वेतन की बात किस में की गई है स्त्री और पुरुष के लिए? तो अनुच्छेद 39D में की गई है। और अनुच्छेद 39E में कहा गया है कि स्त्री और पुरुष कर्मकारों के स्वास्थ्य एवं शक्ति का दुरुपयोग न हो। किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 39E में कहा गया है
कि स्त्री और पुरुष के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग न किया जा सके। स्त्री और पुरुष जो वर्कर्स हैं, कर्मकार हैं, उनके स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग न किया जाए, यानी उनसे कोई फालतू वाला कार्य न करवाया जाए और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। किसका? जो वर्कर्स हैं, चाहे वो स्त्री हों चाहे पुरुष हों। और अनुच्छेद 39F में कहा गया है कि राज्य बच्चों के विकास के लिए स्वतंत्रतापूर्ण और गरिमामय वातावरण उपलब्ध कराएगा। राज्य बच्चों के विकास के लिए स्वतंत्रतापूर्ण और गरिमामय वातावरण उपलब्ध कराएगा। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 39F के तहत। ये राज्य का कर्तव्य है कि बच्चों के विकास के लिए राज्य स्वतंत्रतापूर्ण और गरिमामय वातावरण उपलब्ध कराए। ये राज्य विधि बना के सुनिश्चित करेगा, यानी राज्य इस पे कानून बना के सुनिश्चित करेगा कि बच्चों के विकास के लिए स्वतंत्रतापूर्ण और गरिमामय वातावरण उपलब्ध हो सके। और अनुच्छेद 39G देखेंगे, इसमें कहा गया है कि राज्य अपने नागरिकों को समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा। राज्य समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अपने नागरिकों को उपलब्ध कराएगा। ये किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 39G में कहा गया है। और ये अनुच्छेद 39G 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? कि राज्य अपने नागरिकों को समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा। ये भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि राज्य समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 39G में ये चीज़ कही गई है। और ये व्यवस्था कब जोड़ी गई भारतीय संविधान में? यानी निःशुल्क विधिक सहायता राज्य उपलब्ध कराएगा और समान न्याय उपलब्ध कराएगा। ये कब जोड़ा गया भारतीय संविधान में? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया इसको। और अगला अनुच्छेद देखेंगे, अनुच्छेद 40। इसमें कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, यानी इसमें ग्राम पंचायत की बात की गई है। यहाँ से भी बहुत प्रश्न पूछता है कि कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों से संबंधित है। ग्राम पंचायतों के गठन की बात किसमें की गई है? तो अनुच्छेद 40 में यही ग्राम पंचायतों से संबंधित है। तो ग्राम पंचायतों का गठन करने का प्रयास कौन करेगा? ये राज्य करेगा, राज्य का कर्तव्य होगा। और अनुच्छेद 41 देखेंगे। अनुच्छेद 41 में कहा गया है कि राज्य अपने नागरिकों को कुछ दशाओं में काम, शिक्षा तथा लोक सहायता उपलब्ध कराएगा। राज्य अपने नागरिकों को कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता उपलब्ध कराएगा। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 41 के तहत ये राज्य का कर्तव्य होगा कि राज्य अपने नागरिकों को लोक सहायता, शिक्षा और काम कुछ दशाओं में उपलब्ध कराएगा। और देखेंगे इसी अनुच्छेद 41 के तहत ही सरकार ने मनरेगा कानून को लागू किया। मनरेगा कानून 6 फरवरी 2005 को लागू किया गया। किस अनुच्छेद के तहत मनरेगा कानून लागू किया गया, मनरेगा पे विधि बनाई गई? तो अनुच्छेद 41 के तहत। चूँकि अनुच्छेद 41 में प्राविधान किया गया था कि कुछ दशाओं में राज्य अपने नागरिकों को काम उपलब्ध कराएगा, यानी काम भी उपलब्ध कराएगा, शिक्षा भी और लोक सहायता भी उपलब्ध कराएगा। तो ये मनरेगा क्या है? काम है। तो उपलब्ध कराया राज्य सरकार ने। कब उपलब्ध कराया? 6 फरवरी 2005 को। ये भी पूछा गया प्रश्न है। और अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 में कहा गया है कि राज्य काम की न्याय संगत तथा मनोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए, किसके लिए? काम की न्याय संगत तथा मनोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रसूति सहायता के लिए राज्य विधि बनाएगा। राज्य किस लिए? प्रसूति सहायता के लिए विधि बनाएगा। ये किस में कहा गया है? अनुच्छेद 42 में। यहीं से प्रश्न पूछता है कि प्रसूति सहायता से संबंधित विधि बनाने का प्राविधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 42 के अनुसार
राज्य का ये कर्तव्य है कि काम की न्याय संगत तथा मनोचित दशाओं को देखते हुए राज्य प्रसूति सहायता के लिए विधि बनाए। प्रसूति सहायता का मतलब जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको काम के साथ साथ उनको प्रेगनेंसी के दौरान उनको कुछ वरीयता दी जाए, उनसे काम कम लिया जाए लेकिन उनके वेतन में कटौती ना की जाए। इस प्रकार की जो सुविधा होती है वो किसमें दी जाएगी? अनुच्छेद 42 के तहत दी जाएगी। यानी अगर कोई कर्मचारी महिला है और वो प्रेग्नेंट है तो उसको कुछ प्रेफरेंस दिया जाएगा, कुछ वरीयता दी जाएगी, उसको कुछ काम में छूट दी जाएगी। ये किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 42 में। और अगला अनुच्छेद देखेंगे, अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 देखेंगे, इसमें कहा गया है कि राज्य मजदूरों के न्यूनतम मजदूरी का प्राविधान करेगा। यानी राज्य मजदूरों के निर्वाह मजदूरी का प्राविधान करेगा। निर्वाह मजदूरी का मतलब एक न्यूनतम लेबर चार्ज निर्धारित करेगा राज्य। ऐसा नहीं होगा कि राज्य जो मन करे सो मजदूरी दे दे, तो एक न्यूनतम लेबर चार्ज निर्धारित कर देगा राज्य। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 43 के तहत। और देखेंगे संसद ने भारतीय मजदूरी अधिनियम का निर्माण 1976 में और भारतीय कारखाना अधिनियम का निर्माण 1948 में किया। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय कारखाना अधिनियम का निर्माण कब किया गया? तो 1948 में किया गया। और भारतीय मजदूरी अधिनियम का निर्माण कब किया गया? तो 1976 में किया गया। और देखेंगे अनुच्छेद 43A। अनुच्छेद 43A में कहा गया है कि उद्योगों के निर्माण एवं प्रबंधन में मजदूरों की भी भागीदारी होगी। यानी उद्योगों के प्रबंधन की जब बात आएगी, प्रबंधन का यहाँ पे मतलब नीति निर्माण से है। यानी उद्योगों से संबंधित जब कोई नीति बनाई जाएगी, कोई नियम कानून बनाया जाएगा, तो उसमें जो मजदूर होंगे उनसे भी सहमति ली जाएगी, उनका भी सहयोग होगा। यानी मजदूरों के सहयोग से प्रबंधन किया जाएगा किसका? उद्योगों का। उद्योगों के प्रबंधन में यानी उद्योगों के नीति निर्माण में मजदूरों का भाग लेना, मजदूर भी उसमें भाग लेंगे। और अनुच्छेद 44 देखेंगे। अनुच्छेद 44 में एक समान सिविल संहिता की बात की गई है। किसमें? अनुच्छेद 44 में। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में क्या कहा गया है? एक समान सिविल संहिता की बात की गई है। और गोवा एकमात्र राज्य है जहाँ पे एक समान सिविल संहिता लागू है। ये ध्यान रखेंगे, यहाँ से भी प्रश्न पूछता है कि भारत के किस राज्य में एक समान सिविल संहिता लागू है? तो गोवा एकमात्र राज्य है भारत का जहाँ पे एक समान सिविल संहिता लागू है। तो एक समान सिविल संहिता की बात किस में की गई है? अनुच्छेद 44 में की गई है। और अनुच्छेद 45 देखेंगे। अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनके शिक्षा का प्रबंध करे और उनके बाल्यावस्था की देखभाल का भी प्रबंध करे। कौन? राज्य। यहाँ ध्यान देंगे 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बात कर रहा है। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल और उनके शिक्षा का प्रबंध कौन करेगा? राज्य करेगा, अनुच्छेद 45 के अनुसार। लेकिन देखेंगे अनुच्छेद 21 के तहत 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और प्राथमिक शिक्षा यानी अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क और प्राथमिक शिक्षा पाना बच्चों का मौलिक अधिकार है। ये किस में कहा गया है? अनुच्छेद 21 में कहा गया है। क्या? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और प्राथमिक यानी अनिवार्य शिक्षा पाना उनका मौलिक अधिकार है। ये किस में कहा गया? अनुच्छेद 21 में कहा गया है। और ये कब जोड़ा गया भारतीय संविधान में? तो 46वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2002 में इसका प्राविधान किया गया। तो यहाँ ध्यान देंगे, अगर 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के शिक्षा के प्रबंध की बात करेगा तो ये राज्य का कर्तव्य है। लेकिन 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के शिक्षा की बात करेगा तो ये बच्चों का मौलिक अधिकार होगा। क्या? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करना ये बच्चों का अधिकार होगा, मौलिक अधिकार है। और अनुच्छेद 46 देखेंगे। अनुच्छेद 46 में कहा गया है कि राज्य SC, ST और OBC के
यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के शिक्षा और अर्थ से संबंधित हितों की अभिवृद्धि करेगा। किसके? शिक्षा और अर्थ से संबंधित हितों की अभिवृद्धि करेगा राज्य अनुच्छेद 46 के तहत। अनुच्छेद 46 में क्या कहा गया है कि राज्य SC, ST और OBC के शिक्षा एवं अर्थ से संबंधित हितों की अभिवृद्धि करेगा। और अनुच्छेद 47 देखेंगे। अनुच्छेद 47 में कहा गया है कि राज्य पोषाहार स्तर, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास करेगा। पोषाहार स्तर, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास करेगा। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 47 के तहत ये राज्य का कर्तव्य होगा। लोक स्वास्थ्य यानी राज्य में रह रही जनता के स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास करेगा, यानी उनको पोषण प्रदान करने का प्रयास करेगा राज्य। और देखेंगे इसी अनुच्छेद 47 के तहत ही हानिकारक औषधियों और शराब पे भी प्रतिबंध लगाया गया है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 47 के तहत। अनुच्छेद 47 में ही शराब को प्रतिबंध कर सकता है राज्य सरकार। राज्य को ये अधिकार दिया गया है, यानी राज्य का ये कर्तव्य है कि वो शराब और औषधियों, जो हानिकारक औषधियां हैं, उनको प्रतिबंधित कर सकता है राज्य सरकार अनुच्छेद 47 के तहत। और अनुच्छेद 48 देखेंगे। अनुच्छेद 48 में कहा गया है कि राज्य कृषि तथा पशुपालन को आधुनिक बनाने का प्रयास करेगा और इसे वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करेगा। कौन? राज्य। राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करेगा और जो दुधारू जानवर हैं उनके नस्लों में सुधार भी करने का प्रयास करेगा। किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 48 के तहत राज्य कृषि तथा पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करेगा। साथ ही साथ दुधारू जो जानवर हैं, गाय, भैंस, बकरी, ये सब जो हैं, इनके नस्लों में भी सुधार करने का प्रयास करेगा। और इसी अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 48 के तहत ही गौ हत्या को प्रतिबंधित किया गया है, यानी राज्य कानून बना सकता है गौ हत्या के खिलाफ। यानी राज्य को ये अधिकार है कि राज्य गौ हत्या प्रतिबंधित कर सकता है और ये राज्य का कर्तव्य है कि राज्य गौ हत्या को प्रतिबंधित करे अनुच्छेद 48 के तहत। और देखेंगे अनुच्छेद 48(1). अनुच्छेद 48(1) में कहा गया है कि पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन करना तथा वन्य जीवों व वन की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है। किसका? पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन करना तथा वन्य जीवों की रक्षा करना, ये किसका कर्तव्य है? राज्य का कर्तव्य है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 48(a) के तहत। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अनुच्छेद 48(a). यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। और देखेंगे अनुच्छेद 51(a) के तहत पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन करना तथा वन्य जीवों व वन की रक्षा करना, ये नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है। अगर राज्य के मौलिक कर्तव्य की बात करेगा तो किस अनुच्छेद को देखेंगे? अनुच्छेद 48(a). अनुच्छेद 48(a) में कहा गया है कि ये राज्य का कर्तव्य है कि वो पर्यावरण का संरक्षण करें और संवर्धन करें और वन्य जीवों की रक्षा करें, वन की रक्षा करें, ये राज्य का कर्तव्य है। लेकिन अगर नागरिकों का कर्तव्य पूछेगा तो अनुच्छेद 51(a) में कहा गया है कि ये नागरिकों का कर्तव्य है कि वो पर्यावरण का रक्षा करें और वन्य जीवों की रक्षा करें, पर्यावरण का संरक्षण करें। ये सब किसका कार्य है? नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है। और देखेंगे संसद ने पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए कुछ कानून बनाए हैं, जहां से प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। तो इसको देखेंगे। जल प्रदूषण एवं निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 में संसद ने बनाया था। और वायु प्रदूषण एवं निवारण नियंत्रण अधिनियम ये कब बनाया था? 1981 में बनाया था। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में बनाया गया था। और मोटर वाहन अधिनियम
88-89 में बनाया गया था। ये किसके द्वारा? संसद के द्वारा ये सारे नियम बनाए गए थे पर्यावरण की रक्षा करने के उद्देश्य से। और राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण अधिनियम ये कब बनाया गया था? 1985 में बनाया गया था। और ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण तथा निवारण अधिनियम ये 2001 में बनाया गया था। और देखेंगे इसके बाद अनुच्छेद 49, ये तो इतने महत्वपूर्ण कानून हैं, बहुत ढेर सारे कानून पर्यावरण के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं, लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण कानून थे जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन सारे कानूनों को ध्यान देंगे और अनुच्छेद 49 देखेंगे। अनुच्छेद 49 में कहा गया है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों तथा स्थानों का संरक्षण करें। जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं उनका और जो राष्ट्रीय महत्व के स्थान हैं उनका संरक्षण करे, उनकी सुरक्षा करे, ये राज्य की जिम्मेदारी है, ये राज्य का कर्तव्य है। किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 49 में कहा गया है। और अनुच्छेद 50 पढ़ेंगे तो इसमें कहा गया है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक किया जाए, यानी न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 50 के तहत। ये भी बहुत ज़्यादा यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया गया है किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 50 के तहत पृथक किया जाता है। और देखेंगे भारत में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया गया है, यानी न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया गया है, जबकि विधायिका और कार्यपालिका के बीच कोई शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत नहीं अपनाया गया है। ये दोनों मिलजुल के काम करते हैं। और शक्ति पृथक्करण का मतलब होता है कि जहाँ पे शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया जाता है, जैसे भारत में अपनाया गया न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच, इसका मतलब ये हुआ कि न्यायपालिका बेवजह कार्यपालिका के कामों में अड़ंगा नहीं लगाएगा, यानी कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, और कार्यपालिका भी न्यायपालिका के कामों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। दोनों अपने अपने जगह पे स्वतंत्र होंगे। और देखेंगे अमेरिका में तो वहाँ पे कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, इन तीनों के बीच शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया गया है। और अनुच्छेद 51 देखेंगे। अनुच्छेद 51 में कहा गया है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि करेगा, यानी इंटरनेशनल लेवल पे राज्य शांति व्यवस्था कायम रखने का प्रयास करेगा, शांति बनाने का प्रयास करेगा। और अंतर्राष्ट्रीय जो कानून हैं और अंतर्राष्ट्रीय जो संधियां होंगी उन सब का पालन राज्य करेगा। अंतर्राष्ट्रीय कानून जैसे मानवाधिकार हो गए, ये सब अंतर्राष्ट्रीय कानून हो गए जो हर जगह लागू हों। इस प्रकार के जो कानून होंगे उनका पालन करेगा, और जो अंतर्राष्ट्रीय संधियां होंगी उनका भी राज्य पालन करेगा। और देखेंगे यही जो अनुच्छेद 51 है, यही वर्तमान समय में भारतीय विदेश नीति का आधार है। यानी जो भारत की विदेश नीति है वो किस अनुच्छेद पे डिपेंड है? अनुच्छेद 51 पे। अनुच्छेद 51 के आधार पे ही भारत की विदेश नीति बनाई जाती है। तो भारत की विदेश नीति का संबंध किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 51 से है। तो आप देखेंगे अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक, यानी राज्य का नीति निर्देशक तत्व पूरा हो जाता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।